हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जैसे कि इंसुलिन सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मिलोडिगाइन के बारे में पढ़ा था, कैसे हम इंसेक्टिवोरस या इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं बेसिक, वो हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं बायोटेक के थ्रू, अभी तक क्या क्या मिले हैं और आगे क्या कर सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स नाम से ही आपको पता चल रहा है, वो एनिमल्स जो कि हम लोगों ने कुछ जेनेटिक चेंजेस करके यहाँ पर हम लोगों ने बनाए, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों चाहिए हमको, ठीक है, क्या क्या ट्रांसजेनिक एनिमल हम लोगों ने बनाए हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हो माइस है, रैबिट है, शीप है, पिग्स है, काउस, फिश, ये सारे हम लोगों ने ट्रांसजेनिक बना रखे, ठीक है। दीज आर द एनिमल्स हुज जीनोम हैज बीन अल्टर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा और फॉरेन जीन, ये जीन्स भी हो सकता है, बाय मैनिपुलेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने जेनेटिक मैनिपुलेशन करके कुछ जीन्स इनके अंदर डाले हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार जीन डाले, कभी कभी हम लोग जीन डिलीट करके भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं, ठीक है। एडिशन करके भी बना सकते हैं और डिलीशन करके भी बना सकते हैं। ओवर 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हम लोग माइस बनाते हैं, क्योंकि जितने भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी रिसर्च होता है, टेस्टिंग होता है, वो माइस के ऊपर किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज उनका जो फिजियोलॉजी है, इंटरनल फिजियोलॉजी है, वो ह्यूमन से मैच करता हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैच करता हुआ मंकी है, बट उसके बाद हम देखें तो माइस से हमारा सिस्टम बहुत मैच होता है। वही हार्मोन्स, वही ग्रोथ फैक्टर्स, वही ऑर्गन्स, तो उस पर टेस्ट करना बहुत ही, आप बोलोगे कि सर मंकी पे करो ना सबसे ज़्यादा, पर मंकी को टेस्ट करना, इतने सारे मंकीज़ को बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, और वहाँ पर एथिकल इश्यूज भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। एक मंकी को मारने के लिए एक रिसर्चर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से मरेगा भी नहीं, बट एक माइस को बहुत ईजीली वो मार सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा माइस वो हैंडल कर सकता है एक रिसर्चर। जैसे मैंने अपने PhD के टाइम पे कम से कम 200-300 माइस मारे होंगे, एक ही दिन में 50-60 माइस में किल कर देता था ईजीली। बट अगर मेरे को 200 मंकी केज में बंद करके भी दोगे तो एक मंकी को निकाल कर उसे किल करने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब ईजी टू हैंडल नहीं है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। वो खाएगा ज़्यादा, उसको जगह ज़्यादा चाहिए, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बहुत जो बेसिक एक्सपेरिमेंटेशन होता है, जो पहला एक्सपेरिमेंटेशन होता है, वो हम लोग माइस के ऊपर करते हैं। किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, हम कोई ड्रग टेस्ट कर रहे हैं, कोई वैक्सीन टेस्ट कर रहे हैं, कोई विटामिन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। विटामिन का हमने क्वांटिटी बढ़ाया, क्वालिटी बढ़ाया, वो सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं तो हम माइस पे करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बाकी पे भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स टू स्टडी रेगुलेट द रेगुलेशन ऑफ जीन्स ऑन नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जीन्स का रेगुलेशन नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट पे, टू स्टडी कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि ये डिजीज में कौन सा जीन इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके वो जीन को डिलीट करते जाएंगे। पहला फर्स्ट जीन डिलीट किया, देखा क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे माइस में दूसरा किया, इस तरीके से हम लोगों ने ये डिजीज़ फाइंड किए। हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं वो हम लोगों ने इस तरीके से फाइंड किए, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट आजकल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कोरोना वैक्सीन, ठीक है। तो वैक्सीन का टेस्टिंग, वैक्सीन बन गया, उसके बाद पहले माइस पे टेस्टिंग होगा, फिर मंकीज़ पे टेस्टिंग होगा, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स होंगे। देखो जो बहुत जो है सेंसिटिव चीज़ें हैं, वहाँ पर ह्यूमन ट्रायल्स भी होंगे, ठीक है, ह्यूमंस को दिए जाएंगे। उसमें भी फेज़ 1 ट्रायल, फेज़ 2 ट्रायल, फेज़ 3 ट्रायल। उसके बाद ओवरऑल डेटा आएगा कि इतना % एफिशिएंसी, जैसे आजकल आप पढ़ते हो कि भाई ऑक्सफोर्ड ने जो वैक्सीन बनाई वो 90% एफिशिएंट है, ठीक है।
फिर मान लो भारत बायोटेक ने बनाया या सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया, उसका 95% एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी कैसे चेक कर रहे हैं कि इतने डोजेस हम लोगों ने दिए इतने पेशेंट्स को ह्यूमन ट्रायल्स में और इतने लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हुई। बाकी मान लो 90% है, मतलब 100 लोगों को अगर हम लोगों ने कोरोना की वैक्सीन दी थी तो 10% लोगों को डेवलप नहीं हुई इम्यूनिटी, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बट इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई उनके अंदर कोरोना के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये वैक्सीन ट्रायल्स के लिए, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमको चाहिए। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, कॉस्मेटिक्स जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, शैम्पू कोई नया बनता है, रोज नए नए शैम्पू लॉन्च होते हैं, उनका पहले इन पे टेस्टिंग होता है। ठीक है, ये क्रूअल है बट ह्यूमन को तो सिर्फ ह्यूमन दिखता है, वो नेचर के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, वो किसी के बारे में नहीं सोचता। ह्यूमन और बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ ह्यूमन के फायदे के लिए बनाया गया है ह्यूमन ने। ठीक है, तो जितने भी शैम्पू है पहले इनके ऊपर रगड़े जाते हैं, इनके बालों के ऊपर बार बार इनको नहलाया जाता है, देखा जाता है हेयर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, कभी कभी इनको घाव भी हो जाते हैं। पर बहुत प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ें हैं, कुछ हमारे फ़ायदे की है। अब हमको तो बढ़िया वाला शैम्पू तो चाहिए, बट हम ये नहीं सोचते कि उस बढ़िया वाले शैम्पू के लिए इन जानवरों को किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब क्यूरिलिटी है, अगर हम इस तरीके से सोचने जाएंगे तो हमको सब कुछ बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सोसाइटी भी बना रहे हैं हम लोग, रोड भी बना रहे हैं, वो भी नेचर के अगेंस्ट ही है, तो उस हिसाब से तो फिर हमें सब कुछ बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो ये साइंस में ये सारी चीज़ें, ये बेनिफिट्स है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। ठीक है, उसके बाद टू स्टडी रेगुलेशन ऑफ जीन्स और नॉर्मल फिजियोलॉजी इन डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, इंसुलिन लाइन ग्रोथ फैक्टर्स को स्टडी किया। जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट ऑल्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर आर इंट्रोड्यूस एंड बायोलॉजिकल फैक्टर स्टडीज, दूसरे स्पीशीज से उसके जीन्स डाले गए ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, उसका स्टडी किया। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैक्टर इन द बॉडी। ठीक है, उस फैक्टर का बॉडी में क्या रोल है वो हम तभी पता कर सकते हैं जब हम उसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, इंसुलिन का बॉडी में क्या रोल है जब पता नहीं था तो कैसे पता चलेगा, उसको हम एक ट्रांसजेनिक एनिमल में इंसुलिन वाला जीन डिलीट करेंगे और देखेंगे क्या क्या इफेक्ट उसे आ रहे हैं, उसे डायबिटीज़ डेवलप हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आया इंसुलिन डिलीट करने। ठीक है, उसी तरीके से सारी चीज़ों के इम्पोर्टेंस, उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इससे स्टडी करते हैं। उसके बाद टू स्टडी कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज। ठीक है, कोई भी डिजीज़ है उसमें कौन सी जीन इन्वॉल्व है, ये हम लोग जेनेटिक्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत सारे डिजीज़, तो वो कौन सा जीन इन्वॉल्व है उसे हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर मैनी ह्यूमन डिजीजेस सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स, ऐसे मॉडल्स हमने तैयार किए जिसमें माइस को या एनिमल्स को ये डिजीजेज है। अब डिजीज वाला मॉडल तो बना लिया, मान लो माइस को अल्जाइमर्स हो गया, अब क्या करेंगे, अब हम उन पे मेडिसिन चेक कर सकते हैं। नॉर्मल माइस पे अल्जाइमर का मेडिसिन टेस्ट करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, पहले माइस को अल्जाइमर्स तो होना चाहिए। ठीक है, वो पहले किया, मॉडल बनाना उसको हम बोलते हैं। या फिर मान लो ओबेसिटी का टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है, मोटापे का टेस्टिंग कर रहा है कि भाई ये खाने से मोटापा कम होता है, आजकल बहुत कुछ आता है मार्केट में। तो टेस्टिंग कैसे करेंगे, पहले माइस में ओबेसिटी मॉडल डेवलप करना पड़ेगा, उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा या जेनेटिक ऑल्ट्रेशन से ओबेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी, और फिर उसको हम ड्रग 1, ड्रग 2, ड्रग 3, जितने ड्रग्स आपने बनाए, जितने मेडिसिन आपने बनाए, अलग अलग आप टेस्ट करोगे, उसको आपको पता चलेगा कि भाई ये ड्रग लेने से ओबेसिटी कम होती है। एक होता है कम करना, दूसरा होता है मेंटेन करना कि ये खाओगे तो और वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एक होता है कि वजन कम करेगा, तीसरा क्या होता है कि अगर ये खाते रहोगे तो कभी वजन नहीं बढ़ेगा। अगर आप नॉर्मल हो, अभी आप मोटे नहीं हुए हो और ये चीज़ खाते रहोगे तो कभी मोटे नहीं होगे। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग मॉडल्स को हम लोग टेस्ट करते हैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स विच कोड फॉर पार्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, ये हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू बना लेते हैं। प्रोडक्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, फिनाइलकीटोन्यूरिया के लिए जो एंजाइम चाहिए वो हम एनिमल्स के थ्रू बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ और भी यहाँ पे
दिए हुए हैं प्रोडक्ट्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स दिखोगे अगर आप। ह्यूमन इंसुलिन हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, अगर किसी में हॉर्मोन्स मिसिंग है, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर पीपल है, उसमें हम लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डाल के अगर बचपन में पता चल जाए कि इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो हम उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है हम बनाएंगे और उसको इंजेक्शन के थ्रू देंगे। कैल्सिटोनिन रिकेट्स के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, अगर किसी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हीमोफीलिया वाले जो पेशेंट है उसमें हम लोग ये बाहर से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए, हार्ट अटैक्स को रोकने के लिए, स्ट्रोक्स को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब क्लॉट्स बन जाते हैं तो हम लोग टीपीए का इंजेक्शन उसको देते हैं। इरेथ्रोपोइटिन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया ड्यूरिंग डायलिसिस और साइड इफेक्ट्स ऑफ 8 पेशेंट ट्रीटेड बाय ड्रग्स। किसी में ब्लड की कमी हो गई, ठीक है, आरबीसीज नहीं बन रहे, तो इरेथ्रोपोइटिन बाहर से देके हम स्टिमुलेट कर सकते हैं बोन मैरो को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज बनाए। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, स्टिमुलेशन ऑफ वाउंड हीलिंग, किसी में कुछ लोगों में वाउंड हीलिंग इजीली नहीं होता तो बाहर से ये इंजेक्शन देके, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंटली बना के रखे, हम स्टोर करके रख सकते हैं उनको रेफ्रिजरेटर में और जब ज़रूरत पड़े हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। कहाँ से बनाए? ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू बनाए हम लोगों ने, ठीक है। इंटरफेरॉन, ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होता है, कैंसर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरल्यूकिन, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट सच एज हेपेटाइटिस बी, इंटरल्यूकिन्स के इंजेक्शन को यूज़ होते हैं। और लास्ट में है वैक्सीन्स, ठीक है, वैक्सीन्स जो है हर डिजीज़ के लिए, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, पर्ट्यूसिस, मेनिंजाइटिस, और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो कोविड-19 के अगेंस्ट भी हम लोगों ने वैक्सीन बनाए यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हम लोगों ने बहुत सारे जो है बीमारियों के अगेंस्ट हम वैक्सीन बना चुके हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और पूरी दुनिया में, जैसे पोलियो हो गया, ठीक है, कोरोना अभी चल रहा है तो कोरोना की वैक्सीन अलग अलग कंपनीज ने बनाई है, सबके प्रोसीजर अलग है, वैक्सीन के टाइप भी अलग हो सकते हैं और उनकी एफिशिएंसी भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आगे जाके और बेटर और इजीली डेवलपिंग वैक्सीन हम बना पाए, बट ये बहुत जल्दी भी बनाई, इतनी जल्दी वैक्सीन बनते नहीं है, फिर भी लोगों ने मेहनत करके, साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत करके कोरोना की वैक्सीन बनाई है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। उसके बाद कुछ और यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिए हैं, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, ठीक है, कुछ माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे ई कोलाई है, गट बैक्टीरियम है, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन ये हम लोगों ने पढ़ा था, ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन एंड सो ऑन। तो ये सारे हम लोग ई कोलाई को यूज़ करके बना लेते हैं, ठीक है, ई कोलाई को बायोरिएक्टर्स में ग्रो करते हैं, उसमें इन सब का जीन डाल देते हैं, जैसे इंसुलिन का जीन डाल के देखा था हम लोगों ने, इंसुलिन बनाया, ठीक है। उसके बाद बीटी, बैसिलस थ्रिनजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड फॉर प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है, इंसेक्टिवोरस या इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हम डेवलप कर पाए बीटी को यूज़ करके। अब बीटी कॉटन आता है, बीटी टोबैको आता है, बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजल, बहुत सारे प्लांट्स हम लोगों ने बीटी टेक्नोलॉजी से डेवलप किए जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गए। उसके बाद राइजोबियम मेलियोलोटाई, ठीक है, मेलिलोटाई, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग निफ जीन्स इन सीरियल क्रॉप्स, ठीक है, ये बैक्टीरिया को यूज़ करके हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन रेट बढ़ा सकते हैं प्लांट में, उसमें वो डीएनए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर बढ़ेगा तो प्लांट को ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगी, ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगी तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद स्यूडोमोनास पिटिडा, स्कैवेंजिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स बाय डाइजेस्टिंग हाइड्रोकार्बन ऑफ क्रूड ऑयल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े शिप जो है, टैंकर जो है, पानी के जहाज़ में जो चल रहे होते हैं वो पलट जाते हैं, उनमें एक्सीडेंट हो जाता है, वो पलट जाते हैं, तो क्या होता है, पानी के ऊपर पूरा ऑयल फैल जाता है। हमें पता है ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स नहीं होगा,
तो क्या होता है, अब उसको कैसे रिमूव करोगे आप, ठीक है, सी के ऊपर फैला हुआ है। अब उससे नुकसान क्या होगा, ऑयल जो है ऑक्सीजन को नीचे नहीं आने देता, एक लेयर बना देता है ऊपर, तो नीचे का मराइन लाइफ पूरा अफेक्ट हो जाएगा, सारे मछलियाँ सब वहाँ पे मर जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने डेवलप किया है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का एक वेरिएंट, जिसको हम लोग वहाँ पे स्प्रे कर देते हैं बैक्टीरिया को, बाकी ये हार्मफुल नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से या किसी थ्रू हम लोग उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं जहाँ पे भी ऑयल फैला है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, उस पूरे ऑयल को जो है वो डिग्रेड कर देता है और पूरा ऑयल वहाँ से साफ हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो पहले होती थी, क्योंकि साल में कहीं ना कहीं तो कुछ टैंक्स जो है, टैंकर जो है पलट जाते हैं, शिप जो है आपस में टकरा जाते हैं, कभी उनमें छेद हो गया, वो डूब गए, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोगों ने बहुत बढ़िया सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया। उसके बाद नेक्स्ट है बैक्टीरियल स्ट्रेन कैपेबल ऑफ एक्यूमुलेटिंग हैवी मेटल, ठीक है, जैसे कि बायो रेमिडिएशन में क्लीनिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। तो ये क्या करते हैं, हैवी मेटल्स को इकट्ठा कर पाते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, मतलब उनको हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स के अगेंस्ट जो है हम लोग इसके थ्रू, बायोटेक के थ्रू जो है नए टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्राइकोडर्मा फंगस, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम किटनेस फॉर बायो कंट्रोल ऑफ फंगल डिजीज इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद ट्रांसजेनिक एंड देयर पोटेंशियल एप्लीकेशंस, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी है, जैसे कि बीटी कॉटन है, ठीक है। तो बीटी कॉटन हम लोगों को पता है कि पेस्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंस एंड हाई यील्ड हमको मिलेगा। पेस्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, हर्बिसाइड टॉलरेंस होगा, हाई यील्ड हमको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बीटी कॉटन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो जो है एक वैरायटी है फ्लेवर सेवर टोमेटो की, जहाँ पर हम लोग इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ, मतलब ये जो हम लोगों ने डेवलप किया टोमेटो, इसको हम बोलते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो, इसमें से हम लोगों ने कुछ ऐसे जीन्स रिमूव किए जिससे टोमेटो का जो राइपनिंग है, जो उसका बहुत जल्दी वो सड़ जाते हैं, टोमेटो हमने देखा है बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी, मतलब वो एंजाइम्स वहाँ से रिमूव कर दिए या फिर वो जीन्स वहाँ से हटा दिए, जिससे वो बहुत जल्दी सड़ जाता था, राइपेंड बहुत जल्दी हो जाता था। जिससे क्या होगा, नॉर्मली हम देसी टोमेटो लेके आते हैं घर पे, तो वो क्या होता है 2-3 दिन, अगर फ्रिज अगर नहीं है तो 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि प्लांट से निकला, पहले फार्मर के पास आया, फार्मर ने 1-2 दिन में उसे जो है मंडी में पहुंचाया, फिर मंडी से सब्जी वाले ने खरीद के तुम्हारे पास लाया, 4-5 दिन तो तुम्हारे पास आने में ही लग गए। प्लांट से टूटने से तुम्हारे खरीदने तक 3-4 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब 2-3 दिन में तुम्हारे घर पे वो ख़राब हो जाएगा। अब इस टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया कि वो जो एंजाइम्स, जब हम प्लांट से किसी फ्रूट को तोड़ते हैं तो वो एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उसको राइपिंग करने लगते हैं जल्दी जल्दी, जिससे सीड्स डेवलप हो। बट हमारा तो यहाँ पे सीड को डेवलप करने का हमारा इरादा तो नहीं है, हमको तो उसको खाना है, और हम चाहते हैं कि वो काफ़ी टाइम तक, मैं बहुत सारा टमाटर ला के रखूँ 2 किलो 3 किलो, वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्लेवर सेवर टोमेटो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों ने वो एंजाइम्स हटा दिए जो फास्ट राइपनिंग करते थे। राइपनिंग तो होगा बट अब स्लो राइपन होगा, ठीक है। और न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी हम लोगों ने बढ़ाई इस टोमेटो के अंदर। उसके बाद गोल्डन राइस, इसमें क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। राइस जो है बहुत स्टेपल फूड है पूरी दुनिया में, है वीट से ज़्यादा राइस खाया जाता है, ठीक है। गरीब लोग राइस अफोर्ड कर पाते, वीट अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो राइस बहुत सारे कंट्रीज़ का स्टेपल फूड है, ठीक है। तो गरीब लोगों में विटामिन की प्रॉब्लम होती है, माल न्यूट्रिशन होता है, तो क्या किया कुछ साइंटिस्ट ने, गोल्डन राइस डेवलप किया। इसमें क्या किया, विटामिन ए का जीन राइस में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। विटामिन ए का जीन राइस में इंट्रोड्यूस किया, फिर जो राइस बना विटामिन ए की वजह से उसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउनिश गोल्डिश कलर हो गया वहाँ पर, इसलिए उसको हम लोग गोल्डन राइस बोलते हैं।
ठीक है। अब क्या होगा, वो राइस तो खाएगा बट उसके साथ साथ उसको विटामिन ए मिल जाएगा, ठीक है, और आयरन रिच होगा वो। तो आयरन और विटामिन ए, वो नॉर्मल अपना चावल खा रहा है ये वाला गोल्डन राइस वाला, तो विटामिन ए और आयरन उसको उसके साथ साथ मिल जाएगा, उसको अलग से विटामिन का टैबलेट या आयरन का टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से हम लोग एक ही फूड में हम लोग न्यूट्रिएंट रिच फूड डेवलप कर सकते हैं, विटामिन रिच फूड डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैटल, काउ, शीप, गोट, थेरेपेटिक ह्यूमन प्रोटीन्स इन देयर मिल्क, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स हम लोग इनके मिल्क के थ्रू बनवाते हैं, मिल्क जब निकालेंगे तो उसमें वो प्रोटीन्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद पिग में हम लोगों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन विदाउट रिस्क ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने ऑर्गन्स डेवलप करना स्टार्ट किए जिसको हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे अगर ह्यूमन में, तो रिजेक्शन के चांसेस नहीं होंगे वहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद इन 1997 रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, ठीक है, अराउंड 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है। इतना प्रोटीन रिच्ड मिल्क इससे बनवाया जो कि ट्रांसजेनिक, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी जिसका नाम रोजी रखा गया था। इट कंटेन्स ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन, ठीक है। इट इज़ न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क, ठीक है। तो ह्यूमन क्या करते हैं, बच्चों को काउ मिल्क पिलाते हैं बट उसमें जो प्रोटीन होती है तो वो काउ वाली होती है। इसमें क्या किया, ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन जो है यहाँ पर हम लोगों ने डाला, तो वो जो काउ में से जो मिल्क निकलेगा उसमें ह्यूमन एल्ब्यूमिन हमको वहाँ पर मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल काउ मिल्क। तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और इसमें से कोई एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिल्क को हम लोग डायरेक्टली पिएंगे तो वो प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन प्रोटीन जो उसको मदर से मिल्क से मिलने वाला था, हमने उसका जीन काउ में डाल दिया। अब काउ मिल्क भी पिएगा तो मदर मिल्क जैसा ही उसमें न्यूट्रिशन उसको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे किड्स के केसेस में, ठीक है, मदर की डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या कुछ टाइम के बाद, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मिल्क वो यूज़ कर सकता है, उसे पूरा वो प्रोटीन जो मदर से मिलने वाले थे वो उसमें मिल जाएंगे उसको, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल है। उसके बाद वैक्सीन टेस्टिंग हम लोगों ने बोल दिया, ठीक है। दे कैन ट्रांसजेनिक माइस, ठीक है, are used to test the safety of polio vaccine. If it is reliable then they can replace the use of monkeys to test for safety of the vaccine. तो अगर टेस्ट अच्छे आते हैं, अच्छा कुछ मिलता है तो हमें मंकी पे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक तो हम लोग करते हैं, आगे चल के अगर हम लोग पूरी तरीके से बेस्ट ट्रांसजेनिक माइस डेवलप कर लेते हैं या बहुत सारी जगह डेवलप हो चुका होगा तो हमें मंकी तक करने की ज़रूरत नहीं है। माइस की टेस्टिंग के बाद हम डायरेक्टली ह्यूमन ट्रायल्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद आते हैं एथिकल इश्यूज़, ठीक है। एथिकल इश्यूज़ मतलब कि क्या क्या एथिक्स हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग क्रूअल नहीं हो सकते, ठीक है, हमको तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसके थ्रू हमको ये समझना है कि हमारा एक लिमिट है। ऐसा नहीं हम जानवरों को किसी भी तरीके से परेशान कर सकते, उन्हें तड़पा सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो कुछ एथिकल्स रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। प्रॉब्लम्स ऑफ अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट्स, genetic modifications may cause unpredictable results when such organisms are introduced into ecosystem। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उतना ही सोच पाते जितना हमारा नॉलेज है, ठीक है, कि भाई हमने ये बनाया इस फायदे के लिए, बट हम उसका नुकसान, हर तरह का नुकसान हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो जब ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट या वो एनिमल जब इकोसिस्टम में जाएगा, नेचुरल सिस्टम में जाएगा, मान लो तुमने बहुत पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना दिए तो जो रेजिस्टेंट नहीं है हो सकता है वो एक्सटिंक्ट कर जाए, है ना। अब इंसेक्ट तुम्हारा बीटी कॉटन तो नहीं खा पा रहा, बीटी कॉटन के खेत के बगल में कहीं कोई सरसों का खेत लगा था, अब सारे के सारे इंसेक्ट उस पर अटैक कर देंगे, तो हो सकता है कि धीरे धीरे सरसों को वो अपना फूड बना ले और सरसों एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है। तो तुमने एक को बचाया, एक एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। तो अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सकते हैं, उसके लिए हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा।
इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन लाइक GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, तो कुछ भी आपको करना है, जैसे कि मेरे को जब मैं PhD कर रहा था तो मेरे को कुछ बैक्टीरियल जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने थे, बैक्टीरिया के अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस करने थे, तो मुझे ऐसा नहीं मैं अपने मन से कर सकता हूँ, मुझे जो करना है कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कितने टाइम में करूँगा, ये पूरा एक रिपोर्ट बना के मुझे GEAC के सामने रखना पड़ता था। वहाँ के साइंटिस्ट आपके इंस्टीट्यूट में आएंगे जहाँ पर आप PhD कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, वो आपसे सवाल पूछेंगे क्यों करना चाहते हो, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे नुकसान क्या हो सकता है, और अगर वो आप उस चीज़ को समझते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट करने जैसा है, तब आपको अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल के बाद आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने बिना अप्रूवल के कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो वो क्राइम है, आपको सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो आपको GEAC का अप्रूवल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, GEAC हर सिस्टम को देखती है, क्या वो ज़रूरी है, बहुत सारे टाइम वो रिजेक्ट कर देती है प्रपोजल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो GM रिसर्च, जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्लांट के लिए हो या एनिमल एक्सपेरिमेंट के लिए, दोनों में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सपेरिमेंट फ़ायदेमंद है और फ़ायदे से ज़्यादा क्या वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा इकोसिस्टम में। उसके बाद बायोपायरेसी, इट इज़ द यूज ऑफ बायोरिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो तुमने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की, हमने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की और दूसरे देशों ने वो टेक्नोलॉजी चुरा ली, विदाउट प्रॉपर परमिशंस वो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा होते थे केस है, सर्टेन कंपनीज गॉट पेटेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्लांट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, डेवलप एंड यूज बाय फार्मर्स एंड इंडिजिनियस पीपल ऑफ ए कंट्री। मान लो टर्मरिक है, ठीक है, अब टर्मरिक हम हज़ारों सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने टर्मरिक के फ़ायदे ऑलरेडी बहुत सारी किताबों में बताए हुए हैं, बट US के कुछ कंपनीज ने टर्मरिक का पेटेंट करा लिया। मतलब अगर इंडिया में किसी को टर्मरिक बेचना है तो उसे US की कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो गलत है, हमको तो पहले से पता था, हमने उसका पेटेंट नहीं कराया। इंडियंस नॉलेज को बांटने में या उसको यूज़ करने में हम लोग सक्षम थे, हम उसका पेटेंट करा के हम हर चीज़ को बेचते नहीं थे, हम नॉलेज को बेचते नहीं थे। बट वेस्टर्न कंट्रीज़ का क्या है कि हर चीज़ को बेचो, हर चीज़ को कमर्शलाइज करो। ठीक है, टर्मरिक फ़ायदेमंद है, तुमने किसी को बता दिया, तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे कि पहले मेरे से खरीद या फिर मैं इसका पेटेंट कराऊंगा, अब किसी को फिर मैं उसके फ़ायदे बताऊंगा, फिर लोगों को यूज़ करना है तो मेरे से ख़रीदने आएंगे। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बट ये चल रहा है, पेटेंट का ज़माना है। तो टर्मरिक का पेटेंट, नीम का पेटेंट, अब हज़ारों टाइम से हमारे लोग, पहले टूथपेस्ट नहीं होता था, टूथब्रश नहीं होता था, नीम का डंडी यूज़ करते थे, सबको पता था दांतों के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, बट इसका भी पेटेंट बहुत सारी कंपनीज ने करा लिया। तो अगर किसी को टूथब्रश करना है नीम से तो उसको पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो उसके ऊपर केस कर सकता है कि इसने मेरे से पूछे बिना नीम यूज़ कर लिया। तो ये तो बहुत गलत है ना, इसको हम बायोपायरेसी बोलेंगे। तो बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट ने, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मशलकर करके, डॉक्टर मशलकर, उन्होंने ये केस इंटरनेशनल कोर्ट्स में लड़े कि ये गलत है टर्मरिक और नीम। उन्होंने वो रिपोर्ट्स प्रेजेंट किए कि हमारे वेदों में इनके फ़ायदे लिखे हुए हैं, तुम्हारे पेटेंट्स हम नहीं मानते, ऐसा नहीं है कि तुमने पेटेंट करा लिया तो हमारी पुरानी नॉलेज सब बेकार है। उन्होंने पेटेंट लड़े, ठीक है, केस लड़ा और वो जीते भी। ठीक है, वहाँ से इंडियन बायोटेक्नोलॉजी जो स्टार्ट हुई कि नहीं, हमको अपनी चीज़ों का पेटेंट पहले से करा लेना है, नहीं तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हमको जीने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बायोपायरेसी कहलाता है। अब इसके बहुत सारे रूल्स बन गए हैं कि कोई भी ऐसे नहीं कर सकता, पहले रूल्स नहीं थे, इसलिए लोग सब अपनी मर्जी चलाते थे। बासमती राइस है यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर, इंडिया 27 वेराइटीज ऑफ बासमती। ठीक है, तो 27 वेरिएंट्स ऑफ बासमती हम लोग ने डेवलप किए। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑफ बासमती राइस थ्रू द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल ए न्यू वेराइटी ऑफ बासमती।
ठीक है। अब उन्होंने अपना बासमती का पेटेंट करा लिया जो इंडिया ने डेवलप किया था। दिस वॉज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वेराइटीज। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वेराइटीज एंड क्लेम्ड एज ए नोवेल्टी। अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय पेटेंट। अब उन्होंने क्या किया, इंडियन फार्मर से वो बासमती राइस लिया, सिर्फ उसे किसी सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ थोड़ा मिक्स करके एक नया वैरायटी बना लिया। तो उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ एक हाइब्रिड बनाया और बोला कि बासमती हमारा हो गया, बासमती हमने डेवलप किया है। ठीक है। अब किसी को अगर बासमती बेचना है, किसी कंपनी को बासमती राइस, तो उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बायोपायरेसी के अंदर आता है। फिर इसके अगेंस्ट केस हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो केस इंडिया ने जीता। ठीक है। Most of industrialized nations are poor in biodiversity and traditional knowledge. The developing and the underdeveloped world have rich biodiversity and traditional knowledge related to viruses. जो undeveloped countries है, ठीक है, उनके पास बहुत नॉलेज होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, टर्मरिक का यूज़। हम इंडिया में जाओगे या पुराने ज़माने के लोगों को पूछोगे, दादा दादी को पूछोगे, तो हर बीमारी का इलाज ट्रेडिशनल नॉलेज से बता देंगे। वो आपको दवाई का नाम नहीं बताएंगे, इसमें ये खा लो, ठीक है, इसमें करेला खा लो, इसमें इसके सीड्स खा लो, इसमें नीम यूज़ कर लो, इसमें टर्मरिक यूज़ कर लो, इसमें आंवला यूज़ कर लो। उन्हीं के थ्रू वो बहुत सारी डिजीजेस ठीक करते हुए आए हैं, जो हमारा आयुर्वेदिक साइंस है। ठीक है। तो हमारे पास नॉलेज है, बट उस नॉलेज को हम लोगों ने पेटेंट नहीं कराया, उसे कमर्शलाइज नहीं किया है। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसी नॉलेजेस हैं। तो अब क्या करते हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, जो पेटेंट के बारे में ज़्यादा जान गए, वो क्या करते हैं, इन देशों की नॉलेज को यूज़ करके पेटेंट करा लेते हैं और उन्हीं देशों को परेशान करते हैं। ठीक है। तो इसके अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट्स बने हुए हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर केस हो सकता है और बड़ी कंपनीज ऐसा ईजिली ना कर पाए। It has to develop laws to prevent unauthorized exploitation of bioresource and traditional knowledge. Indian Parliament has cleared the second amendment of the Indian Patents Bill that takes such issues. ठीक है। तो इंडिया में एक बिल बनाया गया, इंडियन पेटेंट बिल, जहाँ पर इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, ऐसा चीज़ें ना हो, बायोपायरेसी ना हो, वो हम लोगों ने डेवलप किया, रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पर डेवलप किए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ इसमें फैक्ट्स नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो याद कर लो। ठीक है। तो और कुछ डाउट रहता है तो फिर आप हम लोग जो है लाइव लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। एनसीईआरटी से ये सारे टॉपिक्स को पढ़ लो। ठीक है। और मोस्टली एनसीईआरटी लेवल ही क्वेश्चन यहाँ सर आएगा। ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर दी है, तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा है वो भी मैं स्लाइड्स में ऐड करता जाऊंगा। आप उनको पढ़ लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है। इसके बाहर कुछ और क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी में से नहीं आएगा, इसको अच्छी से समझ लो, इसमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू।